जब भी नया वजीर आजम आता है वो कहता है जी हम आए तो खजाना खाली था, तो आने की क्या जरूरत थी भी, ना आते तुम। कहते जी हम तो कौम की खिदमत करने आए हैं, क्या जरूरत थी भी, मजबूरी है तुम्हारी, किसने तुम्हें बुलाया है? नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि ये दूसरे लाडले बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं? 30-40 वकील रोजाना आके खान साहब को लतीफे सुनाते हैं, शेर सुनाते हैं। मर्जी की मुर्गियां, मर्जी के बकरे की रानें मिलती हैं, मर्जी के साइकिल मिलते हैं। खुर्शीद साहब ने आज एक नया नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा जी नून लीग निकल के बाहर जो है गर्मजोशी नहीं दिखा रही, इसका मतलब इलेक्शन नहीं हो। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग वकील है लतीफ खोसा साहब, उन्होंने कहा इमरान खान साहब आगे मुल्क के सारे कर्जे खत्म कर दिए जाएंगे। 3.5 साल सोए रहे हैं जब जी आप खुद हुकूमत में थे। उस वक्त गोगियां और जुल्फी बुखारी और उस वक्त बुजदार साहब ये कर्जे उतारने वाले हालात थे आपके। $26 बिलियन के पिज्जे खरीद लिए अमेरिका में, पापा जान में। हमारे एक बाजवा साहब थे यहाँ पे जो पापा जान में ड्राइवर थे, और किसी बहुत बड़े अफसर के भाई थे वो अमेरिका में ड्राइवर थे, और वह ड्राइवर से उनकी ऐसी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली कि आज उनके 150 पिज्जा है पापा जान। अमेरिकन भी परेशान है, पापा जान भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। इस वक्त दुनिया के अंदर जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, ड्रामा हो रहा है। हाइब्रिड सिस्टम है, फेक डेमोक्रेसी है। अमेरिका में भी ड्रामा है, अमेरिका में भी जहां दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, उसके हालात भी ये है कि अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो बैलेट के बारे में और वोटर्स के बारे में फैसले वो करना चाहती है। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, जिसको मैं तो इलेक्शन नहीं कहूंगा, कि हसीना वाजिद साहब ने बड़े मजाक के साथ कहा अपने पहले ही खिताब में कि हमारे इलेक्शन शायद आपसे भी अच्छे इलेक्शन होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन ढूंढने में जरा दुश्वारी होगी, हो सकता है राजा रियाज साहब जाके वहां अपनी सर्विसेज पेश करें, और उस तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक अपोजिशन लीडर एक ड्रामे के तौर पे खड़ा किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो एक टूल बन चुका है इंतकाम का। एफबीआई को केजीबी स्टाइल से इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका में। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत के आखिरी साल है, दम तोड़ रही है, आखिरी सांस ले रही है। ये एक ट्विटर का ड्रामा है। ये अल्टीमेटली हमारे लौंडे लपाड़े हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के लौंडे लपाड़े हैं, वो जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उनके बोर होते हैं, बाप उनको सालगिरह के ऊपर आईफोन ले देता है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हैं, 5-5 अकाउंट बना के वो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके, इसी स्टाइल की वारदात मालदीव के अंदर भी यही हुई है। आखिरी बात जो बताना चाहूंगा, करप्शन के हालात ये जी। है कि चाइना किस तरह करप्ट कर रहा है। आपके बाजवा साहब को उन्होंने पिज्जा पापा जान ले दिए। राजा पक्षा साहब श्रीलंका के, उनको उन्होंने हाथ डाला, उनको भी अय्याशी कराई गई। और एक और सियासतदान है नेपाल की, जिनका नाम है केपी शर्मा। उन्होंने भी बड़े पैसे बनाए हैं चाइना से। लेकिन उन तीनों के हालात ये हैं कि बाजवा साहब तो खैर उनको बादशाह थे, उनको तो हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। लेकिन राजा पक्षा जो है वो एक इबरत का निशान बन चुके हैं। केपी शर्मा साहब को भी हुकूमत से निकाल दिया गया है। उनके ऊपर $2 बिलियन का केस ठोकेंगे अगर उन्होंने कोई वायलेशन की है। अगर वायलेशन नहीं की तो क्यों बार बार उनको आप तंग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारा और मैं हूँ शाज़िया नैयर और हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है, वहाँ के हालात कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया। सर्दी एक दफ़ा बर्फ़ हल्की सी पड़ चुकी है, लेकिन वैसे अगर देखे जाए तो हालात गर्म है। ये सियासत की वजह से यहाँ भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया के कई ममालिक के अंदर जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ जमहूरियत और सियासत के हालात गर्म है। वैसे सर्दी है यहाँ पे। सुना है पाकिस्तान में भी बहुत सर्दी है, घर ईंटों के बने हैं और उनको ठंडा करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में सर्दी ज़रूर है, लेकिन जो सियासी गरमा-गर्मी है, वो भी अपने अरूज पर है इस वक़्त। साजिद साहब, हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज़ इलेक्शन से ही करना चाहेंगे। बांग्लादेश के इंतखाबात पर आपकी क्या राय है? किस तरह से देखते हैं इस इलेक्शन को आप? देखिए शाजिया, मेरे ख्याल में इस वक्त जमहूरियत जो है पूरी दुनिया में डिक्लाइन में है। अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होती जा रही हैं। इस साल 2024 मैं समझता हूँ इलेक्शन का साल होगा। अथॉरिटेरियनिज्म अपने अरूज पे है। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, जिसको मैं तो इलेक्शन नहीं कहूंगा, एक धोखा सा, फ्रॉड सा किया गया है। अपोजिशन ने बाइकआउट किया था वहां पे, और फिर उसके बाद कई लोगों ने उसको कहा है कि शायद अपोजिशन जीतने के काबिल नहीं थी, इसलिए इलेक्शन का बाइकआउट किया उन्होंने। लेकिन मैं इस प्ली को नहीं मानूंगा। सुना है कि उन्होंने लोगों को जो हसीना वाजिद, जो कि मुजीबुर रहमान की बच्ची है, लड़की है उनकी, वो अब 5वीं दफा वहां पे बनेगी वजीर आजम, और अपनी टर्म पूरी करने तक 2029 तक उनकी एज 81 81 साल की हो जाएंगी।
और यहाँ पे ये भी बात है कि इसके बाद अभी तक उन्होंने अपनी, जिस तरह बादशाहत में होता है कि अपना वली-ए-अहद अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया, उनका भी कोई अभी तक वली-ए-अहद जो है वो सामने नहीं आया। ये भी एक बांग्लादेश का बहुत बड़ा मसला है। जो बताने वालों को, ये कहने वाले को होगा, सबसे बड़ा मसला उनको सामने ये आ रहा है शाजिया, कि उनको अब, जी। क्योंकि अपोजिशन मौजूद नहीं है, उनको वहां पे अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन ढूंढने में जरा दुश्वारी होगी। हो सकता है राजा रियाज साहब जाके वहां अपनी सर्विसेज पेश करें, और उस तरह, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक अपोजिशन लीडर एक ड्रामे के तौर पे खड़ा किया गया था, वहां भी उनको भी ये डिफिकल्टी होगी वहां पे कि वो किस तरीके से इकट्ठा करके लाएं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन के हालात ये थे, जिस दिन इलेक्शन हुआ, टर्न आउट सिर्फ 28%, 28% लोगों ने आके वोट डाले, लेकिन सुना है चंद ही घंटों बाद उस 28% को 40% पे तब्दील कर दिया गया, क्योंकि अमेरिकन जो ऑब्जर्वर थे वहां पे, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर थे, उनकी शर्त ये थी कि अगर 40% वोट नहीं पड़ेंगे तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। दुख के साथ मैं कहूंगा कि हम्म। ये इस वक्त दुनिया के अंदर जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, ड्रामा हो रहा है, हाइब्रिड सिस्टम है, फेक डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश के बाद ताइवान में भी इलेक्शन होंगे, भारत में इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान में भी ये ड्रामा किया जा रहा है, एक अमेरिका में भी ड्रामा है, अमेरिका में भी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, उसके हालात भी ये है कि अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो बैलेट के बारे में और वोटर्स के बारे में फैसले वो करना चाहती है। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो एक टूल बन चुका है इंतकाम का। एफबीआई को केजीबी स्टाइल से इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका में। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत के आखिरी साल है, दम तोड़ रही है, आखिरी सांस ले रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हसीना वाजिद के हवाले से अगर देखा जाए तो 25 साल उन्होंने हुकूमत करेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ा इस वक्त जो उनको मैं जो इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि जी साइबर अटैक हुआ है हमारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। हमला करने वाले जर्मन और यूक्रेनियन थे। उसके बाद आज जो उन्होंने मुबारकबाद देने के लिए जो सफीर वहां पे गए, उसमें भारत का सफीर था, रशिया का सफीर था, और यूरोपियन कुछ सफीर थे जिन्होंने फूल जाके दिए हसीना वाजिद को और मुबारकबाद दी। लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर ने जाके मुबारकबाद नहीं दी। उनको अपना उनको रेजर्वेशंस थी। आपको पता होगा कि अमेरिका और बांग्लादेश के हालात थोड़े टेंस हैं आपस में, लेकिन जो ऑब्जर्वर हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के और अमेरिकन, उन्होंने अपनी तसल्ली का मैसेज दिया, जो कि हसीना वाजिद साहब ने बड़े मजाक के साथ कहा अपने पहले ही खिताब में कि हमारे इलेक्शन शायद आपसे भी अच्छे इलेक्शन होंगे। तो इस वक्त हालात खराब है बांग्लादेश के। इन्फ्लेशन का रेट जो है 9.7% है, जो कि एक बहुत हैवी इन्फ्लेशन रेट है वहां पे। मैं कल जब इस पे पढ़ रहा था इलेक्शन के बारे में, तो हमारे एक बंगाली भाई कह रहे थे कि मैं अगर मछली खरीद लेता हूं तो मसाले लेने के पैसे नहीं होते, अगर मसाले ले लेता हूं तो चावल लेने के पैसे नहीं होते। तो हालात खराब है। बीबीसी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था कि किस तरीके से बांग्लादेश गुर्बत से अमारत की तरफ गया और फिर गुर्बत में आके गिरा है। लेकिन कुछ दूसरा मीडिया जो भारतीय, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है 2026 तक वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज के स्टेटस को छोड़कर डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ जाएगा। ये सूरत हाल है वहां पे बांग्लादेश के इलेक्शन पे। लेकिन दुनिया जो है उसको मजाक ही उड़ा रही है मेरे ख्याल में। दिस कैनॉट बी। यहाँ ये जरूर बताऊंगा, आखिर इस पे क्लोज करना चाहूंगा, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर एक हेल्दी अपोजिशन के बगैर जमहूरियत काम नहीं कर सकती। साजिद साहब, मालदीव और भारत के तनाज़े पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, थोड़ी इसके बारे में ज़रा बताइए, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, इस वक्त मालदीव से ये एक ट्विटर का ड्रामा है। ये अल्टीमेटली हमारे लौंडे लपाड़े हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के लौंडे लपाड़े हैं, वो जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उनके बोर होते हैं, बाप उनको सालगिरह के ऊपर आईफोन ले देता है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हैं, 5-5 अकाउंट बना के वो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके, इसी स्टाइल की वारदात मालदीव के अंदर भी यही हुई है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में इस वक्त इन कंट्रीज के अंदर मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है? चाइना यहां पे जाके एस्टेब्लिशमेंट को पैसे फेंकता है तरक्याती मंसूबों की नजर से। जिस तरीके से आपने
$26 बिलियन के पिज़्ज़े खरीद लिए अमेरिका में, पापा जॉन में। हमारे एक बाजवा साहब थे यहाँ पे जो पापा जॉन में ड्राइवर थे और किसी बहुत बड़े अफसर के भाई थे वो अमेरिका में। ड्राइवर थे और वह ड्राइवर से उनकी ऐसी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली कि आज उनके 150 पिज़्ज़ा है पापा जॉन। अमेरिकन भी परेशान है, पापा जॉन भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब मालदीव वालों का भी तो दिल करता है कि वो पिज़्ज़े खरीदें, क्योंकि उनकी लोकेशन, जिस तरह आपकी लोकेशन आप बेच रहे हैं 76 साल से, उनको भी पता है कि हमारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन पर हमारी लोकेशन है। तो चाइना को उनकी इस खबर का पता चला तो वो उन्होंने पैसे फेंके वहां पे। मोहम्मद मोईज साहब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनकी पॉलिसी वो चाइना नवाज है, चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप है। $1 बिलियन चाइना ने मालदीव के अंदर फेंका। किस नजर में? उन्होंने कहा ये छोटे छोटे जजीरे हैं, यहाँ पे ब्रिजेस बना लें और कुछ अपनी रिहायशी कॉलोनियां बना लें। इस वक्त मालदीव का 70% डेट जो है इट्स ओन्ड बाय चाइना। हर साल $92 मिलियन की किस्त मालदीव देता है चाइना को, जो कि उनका बजट का 10% है। अब हुआ क्या है, क्योंकि जब हमारे जो मौलवी साहब है मोहम्मद मोइज साहब, प्रेसिडेंट साहब, जब वो आए पावर में, तो उन्होंने कुछ लौंडे लपाड़ों को कुछ जाबियां भी दी जो उनके लिए नारे लगाते थे। 3 बच्चे, 20 से 25 साल के बच्चे, 2 बच्चियां, एक बच्चा है। कहते हैं ये हमारी यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे ये। अगले दिन वहां पे लक्षद्वीप एक आइलैंड है भारत का, तो मोदी साहब ने वहां पे जाके एक वीडियो शूट कराई अब वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो मालदीव इस वक्त, क्योंकि 2 लाख इंडियन हर साल मालदीव सैर करने जाता है, उन्हें तकलीफ हुई कि अपने आइलैंड को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 3 बच्चे थे, इन्होंने ड्रैगेटरी, बड़ी रेसिज्म किस्म की और उनके मजहब के खिलाफ ट्वीटें की, जो कि बहुत पॉपुलर हो। इंडिया ने उसको बहुत माइंड किया उसका, और उस पर उन्होंने रिटेलिएट किया। उसके रिटेलिएशन की जो मैं बताना चाहूंगा कि आज उनके हाई कमिश्नर को न्यू दिल्ली में बुलाया गया और सिर्फ 4 मिनट उसको टाइम दिया गया है। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मोहम्मद मोईज, जो कि मोईज है उनके प्रेसिडेंट हैं, वो पब्लिक में आके अपॉलॉजी इस चीज की करें। अब वो क्यों करेंगे? वो इस वक्त चाइना जा चुके हैं 5 दिन के दौरे पे। उन्होंने पहला ट्रेडिशन जो तोड़ा था, हमेशा जब भी मालदीव में नया प्रेसिडेंट आता है, रजीम चेंज होती है, तो सबसे पहले वो प्रेसिडेंट इंडिया जाता है। इस वक्त मोइज साहब जो है उन्होंने इंडिया नहीं गए। उन्होंने पहला दौरा टर्की का किया है और दूसरा दौरा वो उन्होंने मालदीव का, चाइना का किया। उनकी प्रेसिडेंट मोदी साहब के साथ एक इनफॉर्मल किस्म की मीटिंग हुई दुबई में। जब माहौलियात की मीटिंग थी तो साइड लाइंस पे मुलाकात हुई और वहां पे भी उन्होंने मोदी साहब को कहा कि अपनी फौजें यहां से निकाल लें। वो तकरीबन 75-76 आर्मी ऑफिसर्स दे आर पोस्टेड इन मालदीव। अब उनका स्टेटस क्या है? एक तो उनका स्टेटस जो है ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और दूसरा वहां पे इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने उनको हेलीकॉप्टर दिए हैं जो मरीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसके 10-15 पायलट हैं। लेकिन उनको भी कहा गया है कि यहां से आप निकल जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये उनके हालात टेंस हैं। अब जब उनके अंदर देखा जा रहा है कि लोग धड़ा अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर रहे हैं, एयरलाइन बार बार अपने कैंसिल कर रहे हैं, और उनके हालात, इनको सोचना चाहिए था। $500 मिलियन साल की तिजारत जो है वो मालदीव करता है भारत के साथ, और इसमें दोनों टेंस हैं। दोनों के हालात खराब हैं एक दूसरे की तरफ से। 600 किलोमीटर का फासला है एक दूसरे से, कुछ ज्यादा दूरी भी नहीं है, और साउथ वेस्ट साइड है इसकी, इंडिया के साथ लगती है। तो इसका इस वक्त मालदीव इज अंडर क्राइसिस। लेकिन आखिरी बात जो बताना चाहूंगा, करप्शन के हालात ये है कि चाइना किस तरह करप्ट कर रहा है। आपके बाजवा साहब को उन्होंने पिज्जा पापा जान ले दिए। राजा पक्षा साहब श्रीलंका के, उनको उन्होंने हाथ डाला, उनको भी अय्याशी कराई गई। और एक और सियासतदान है नेपाल की जिनका नाम है केपी शर्मा, उन्होंने भी बड़े पैसे बनाए हैं चाइना से। लेकिन उन तीनों के हालात ये हैं कि बाजवा साहब तो खैर उनको बादशाह थे, उनको तो हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। लेकिन राजा पक्षा जो है वो एक इबरत का निशान बन चुके हैं। केपी शर्मा साहब को भी हुकूमत से निकाल दिया गया है। तो ये स्टोरी है मालदीव की। अब देखें आने वाले दिनों में उनका क्या बनता है। आज जो उन्होंने किया था कि 3 मिनिस्टर जिन्होंने ये हरकत की थी ट्विटर पे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन भारत आज डिमांड कर रहा है कि उनको बिल्कुल निकाला जाए यहाँ से। ये सस्पेंशन जो है ये कम है, उनको सस्पेंड किया जाए। तो ये सूरत हाल थी नेपाल की।
जो कि मैं समझता हूं अफसोसनाक है कि ये ट्विटर जिस पे हमारे बिगड़े हुए घरों के बच्चे मजे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नेशनल एम्बेरसमेंट बन जाते हैं मुल्कों के लिए। साजिद साहब, इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के हवाले से आप क्या कहेंगे जो पाकिस्तान के हवाले से लिखा गया? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि पीटीआई को जिस तरह से रिलीफ मिल रहा था, पीटीआई के चेयरमैन को जिस तरह रिलीफ दिया जा रहा था, क्या हम कह सकते हैं कि ये दूसरे लाडले बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं? नहीं, मैं समझता हूँ एक तो जो इकोनॉमिस्ट का जो वो आर्टिकल छपा है, एक तो मैं समझता हूँ कि वो दूसरी तरफ से एक अजीब बात है कि पीटीआई मुसलसल क्लेम करती है हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, लेकिन जेल से उनके आर्टिकल छप रहे हैं, अमेरिका से उनका ट्विटर अकाउंट जो चल रहा है, बहनें उनकी रोज मिल रही हैं, 30-40 वकील रोजाना आके खान साहब को लतीफे सुनाते हैं, शेर सुनाते हैं, मर्जी की मुर्गियां, मर्जी के बकरे की रानें मिलती हैं, मर्जी के साइकिल मिलते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूं कि जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कि 70% 77% पीटीआई के कैंडिडेट्स जो कि 2620 लोगों की एप्लीकेशंस मंजूर हो चुकी है इलेक्शन में। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि 9 मई का हादसा है, हमने नहीं किया, उसने नहीं किया। यहां पे जो 6 जनवरी के लोग हैं, 1280 लोग हैं यहां पे। आपको पता है उनके हालात यहां पे अमेरिका में क्या है? 20-20 साल की सजाएं दी गई उनको। तो जब आप हुकूमत की इंस्टीट्यूशन पे चढ़ते हैं, और बिलखसूस जो कोर कमांडर लाहौर था, जिसके घर को जलाया गया है, लाहौर के साथ बॉर्डर किसका है? भारत का बॉर्डर है। सिग्नल दुनिया को क्या जाता है कि जो कोर कमांडर अपने घर को सेव नहीं कर सकता, वो बॉर्डर को क्या सेव करेगा? मेरे ख्याल में तो उनको भी सजा देनी चाहिए थी। उनको सिर्फ सस्पेंड करके हमें कहा जी चो साहब तुसी घर चले जाओ, कोई नहीं, तुम्हारी लोड़ नहीं रही। हालांकि उसको सजा कोर्ट मार्शल होना चाहिए था उसका, क्योंकि वो बुला के लोगों को अंदर चाय पिलाने के चक्कर में था। वो कहता है दरवाजा खोलो, ये तो हमारे लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान में वक्त के बादशाह हैं, चाहे अंडे दें बच्चे दें, किसी को क्या है यार। 76 साल से जो लूट रहे हैं, लूटते रहे, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में जलालत आपके बेइज्जती हो रही, क्या फर्क पड़ता है? तो लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इकोनॉमिस्ट ने उसको 10 दफा ट्वीट किया है। हमारे सोलंकी साहब हैं, उन्होंने कहा है जी गलत किया है, एहतजाज किया। वो केस ठोके ना उसके ऊपर, अगर आपको एतराज है इकोनॉमिस्ट पे, उनके ऊपर $2 बिलियन का केस ठोकेंगे अगर उन्होंने कोई वायलेशन की है। अगर वायलेशन नहीं की तो क्यों बार बार उनको आप तंग कर रहे हैं? एक तो इकोनॉमिस्ट की हालत ये थी। इससे आगे मैं चलना चाहता हूं कि खुर्शीद साहब ने आज एक नया कट्टा खोल दिया। खुर्शीद साहब का आज बयान ये आया है, पीपल्स पार्टी खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा जी नून लीग निकल के बाहर जो है गर्मजोशी नहीं दिखा रही, इसका मतलब इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरा, पीटीआई वालों ने ओन किया है कि खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के लोगों को कहा था कि मैं तुम्हें फांसियां दूंगा, सेक्शन 6 लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर बगावत का। उसके रिजल्ट में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन कर दिया। वो बकरे बुलाते फिर रहे हैं पीटीआई वाले, वो कहते हैं हमारी डर गए जी, डर गए। अगली बात सुन लें, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग वकील हैं लतीफ खोसा साहब, उन्होंने कहा इमरान खान साहब आगे मुल्क के सारे कर्जे खत्म कर दिए जाएंगे। 3.5 साल सोए रहे हैं जब जी आप खुद हुकूमत में थे। उस वक्त गोगियों और जुल्फी बुखारी और उस वक्त बुजदार साहब ये कर्जे उतारने वाले हालात थे आपके, बल्कि आपने जी, रैकेट तो कर्जे लिए थे। आपने रैकेट कर्जे उस दौर में लिए थे। अगली साजिद बात साहब, जो आपने करेक्शन खुद कर देती फरमाया है हूँ। सॉरी, जी, आपको काट रही हूँ कि उस वक़्त कर्ज़ का नाम नहीं लिया जाता, उस वक़्त इसको पैकेज कहा जाता था और बड़े शौक से और बड़े फ़ख्र से बताया जाता था कि हमें सऊदी अरब से भी पैकेज मिल रहा है, हमें यूएई से भी पैकेज मिल रहा है। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक़्त ऐसे-ऐसे ममालिक से पैकेजेज़ के नाम पर कर्ज़ लिया जिनसे कभी कर्ज़ की बात नहीं की गई थी। बहुत सारे ऐसे ममालिक से जहाँ से पैकेजेज़ लिए गए, और अमेरिका के अलावा बहुत सारे मज़ीद मुल्क जो थे उनसे कर्ज़ लिया गया पैकेजेज़ के नाम पर। उस वक़्त तो इसको बड़े फ़ख्र से बताया जाता था, लेकिन उसके बाद के मईशत नहीं सँभाली जा रही थी, हमारे पास मईशत चलाने के लिए लोग नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको एडमिट भी किया गया था। जी बिल्कुल ऐसे। देखिए, अपने दौर में 2 चीजें मैं आपको शाज़िया आज बताना चाहूंगा। सियासतदान जी, जब जी। बाहर निकल जाता है, जेल में होता है, हुकूमत से निकल जाता है, तो कहता है जी मुझे अगर 6 महीने दे दिए जाते। चंद मैं फिक्रे बताना चाहता हूं जो रूटीन है वहां। जी, जी। जब भी नया वजीर आजम आता है, वो कहता है जी हम आए तो खजाना खाली था, तो आने की क्या जरूरत थी भी, ना आते तुम। हुँ। कहते जी हम तो कौम की खिदमत करने आए हैं, क्या जरूरत थी भी, मजबूरी है तुम्हारी, किसने तुम्हें बुलाया? अच्छा,
उसके बाद यही हालत है, जो एक सरकारी मुलाजिम ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, अपने पीरियड में वो तुन के रखता है रिश्वत पे, रिटायर होता है, जब पोते पोतियां दोते दोते लिफ्ट नहीं कराते, मस्जिद की फ्रंट से पहली सफ में जाके बैठ के मस्जिद की कमेटी का सदर बन जाता है, फिर फलसफा शुरू कर देता है, कौम के साथ ये हो रहा है, कैद आजम ने ये कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने वहां, जब तुम जाब में थे तो तब क्या कर रहे थे, उस वक्त तो लुट डाली हुई थी तुमने, ये देख लेंगे, रवाज है ये। इसी तरीके से वो मेरे बुजुर्ग जो है लतीफ खोसा साहब ने कहा कि खान साहब आके मुल्क का कर्जा माफ करा देंगे, खत्म करा देंगे, बिल्कुल खत्म। कहते इतने पैसे तो इमरान खान की जेब में जितना कर्जा है इनका, लेकिन पहले 3.5 साल क्या वहां पे पकौड़े तलते रहे उस वक्त। लेकिन ये देखें फिर पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान को अभी तक पूरा 9 महीने का पैदा हुआ बच्चा आज तक मिले ही नहीं है, कुछ सियासतदान, ना लीडर, ना कुछ जर्नैल, ना कुछ जज, ना कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आज अब जलीलो ख्वार है। दुख के साथ ये कहूंगा शाजिया, पेपैल ने पाकिस्तान में आने से रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा हम थर्ड पार्टी के जरिए यहां बिजनेस करेंगे क्योंकि आप फ्रॉडी है, आप धोखेबाज है। ना अमेजॉन है, ना पेपैल है, शेल भाग गया है वहां पे, हर मल्टीनेशनल भाग रही है वहां से। लेकिन जब पूछा जाए तो कहते हैं ये दुनिया में वाहिद एक कंट्री जो इस्लाम के नाम पर बना थी। देखिए कहते हैं इस्लाम का किला है, ये कैसा किला है जिसकी दीवारें ही कोई नहीं है। फ्रॉडिया तरीन करप्ट तरीन कंट्री आप दुनिया में मशहूर है, और कहते हैं ये इस्लाम के नाम पर, कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, ये नहीं खत्म होगा क्योंकि ये बना इस्लाम के नाम पे था। और यार ये खत्म करो, ये ना कहा करो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हो, तो इसका नाम एक चेंज करो अपनी फिलॉसफी के, इस्लाम के नाम पे नहीं सुप्रीम बना था, कोर्ट के फ्रॉड के किरदार नाम पर क्या पर कहना बनाया था, चाहेंगे फ्रॉड फिर ही आप? है, फ्रॉड पे। जी जी साजी। सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम सिर्फ कोर्ट के जो देखिए फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट, साथ साहब, जी आप खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लॉ को जानते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारी अदालतों की हालत है, हम लोग यहाँ पर इंसाफ की तवक्को किससे रख सकते हैं? लोग तमाम ममालिक में इंसाफ के लिए अदालतों की जानिब देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ किससे मिलेगा? आपको खुदा से इंसाफ मिल सकता है, अदालतों से नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि वो भी सारे पाकिस्तानी हैं, हमारे बहन भाई हैं, और पाकिस्तान का एक आपके कॉन्सेप्ट ये, जिदा हथ पै गया उन्हें नहीं पाती, अब उनका हथ पड़ना उन्हें नहीं पाई, कोई भी हमारे बहन भाई होते हैं, जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं नहीं पा देते, उनके माँ बाप कहते हैं बेटा चुक दे फटा, कहते वो कहते रोज रोज हथ थोड़ी पहनता पाया ना, चुक दो। तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमने ज़हनी तौर पे गुलाम है, पहले गोरा चला गया है, पठान मुगल चले गए हैं, लेकिन आज हम उनकी करेंसी डॉलर और पाउंड को हमने खुदा बना लिया, हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। हमारी नस्ल में ये, हमारे खून में ये है कि लेट जाना, रेजिस्ट नहीं करना। हमने आज तक इस खित्ते की हिस्ट्री पढ़ लिया, किसी फॉरेन इन्वेडर को हमने रेजिस्ट नहीं किया। यहां से वो बच्चियां लेके जाते थे, पठान उठा के काबुल के बाजारों में जाके बेचते थे, 20-20 हजार बच्ची उठा के ले जाते थे, लेकिन हम नहीं बोलते, हमने उनके खिलाफ जंग नहीं की, हम लड़े नहीं उनके खिलाफ, हम लेट जाते हैं चाहे गोरा। और मैं आपको आपकी खुशी के लिए ये बताना चाहूंगा, गोरा सिर्फ को 5-6 हजार था जिन्होंने आके पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर हुकूमत की, और इतनी तादाद मुगलों की थी, वो भी कोई इतने को करोड़ों के हिसाब से नहीं थे, वो भी चंद आते थे, काबुल से चलते थे, रौंदते, लूटते, इज्जतें उड़ाते, लोगों की लोकल गर्दनें उतारते, दिल्ली तक जाते थे, वापसी पे लूट के गधों पे, खच्चरों पे लाद के अर्शा अफगानिस्तान ले जाते थे, काबुल। हम उनके सामने बोलते भी नहीं थे। और दूसरी बात यह है, आज पाकिस्तान किसी भी पूछे लौंडे लपाड़े से, कोई हिस्ट्री का नहीं पता, कहेंगे जी हम तो कहते जी हम तो सारे सैयद हैं, हम तो सारे सऊदी अरब से आए थे, हम तो ईरान से आए थे, हम तो इराक से आए थे, हम तो बगदाद से आए थे। वो शक्ला देखो अपनी यार, तुझे खुद आदा ना आज, इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में नहीं जितने आप बना लिए हमने पाकिस्तान में। आप, हम सारे हिंदुओं की औलाद है, मानते क्यों नहीं इस बात को? हिंदुओं से सिख हुए, मुझे पता, हमसे हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए हैं। और नाम अपने नाम रखने से भी कुछ चीज चेंज होती है। देखो आज तक कितनी जंगें तुमने लड़ी हैं, कितनी जंगें जीती हैं तुमने। आज की बात, आज के 4 सदे के अंदर आज आपके 6 पुलिस वालों को मार के 23 जख्मी हुए पड़े, वो पठान फिर वापस चले गए 4 सदा में। वो मजे से घुस के आते हैं। मैं बल्कि आपको बताना नहीं चाहता था कि इस्लामिक स्टेट खुरासान और टीटीपी इस्लामिक खुरासान, ये खबर है ये कि इस्लामिक स्टेट खुरासान ने आपके कंट्री में घुस के अपने कैंप बनाने शुरू कर दिए। टीटीपी तो पहले ही मौजूद थी ना,
और टीटीपी से माफिया मांगने के लिए किसको भेजा है? मौलाना फजलुर रहमान को। जाओ इनकी मिन्नतें करो, तुम्हारे स्टूडेंट हैं, माफी दे दो इनसे, माफिया मांग रहे हैं, माफिया मांग रहे। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि जब आप के डीएनए में रेजिस्ट करना ना हो, लड़ना ना हो, तो दावे नहीं करते, फिर दावे नहीं करते। ये जिहाद की स्टोरियां ना करा करो, तो शर्म आती है मुझे जब आपके मुंह से सुनता हूं जिहाद। ये जिहाद करेंगे हम, पहले क्यों नहीं किया 76 साल और 200 साल 300 साल की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, तुम्हारी कहीं जिहाद किया तुमने? किसी के सामने तुमने आवाज उठाई है? लड़े हो किसी के साथ? वो मेरा किसी दोस्त एक कहता बाजार दे में साइकिल का टायर पाटे सारे नस जाते, बेंचन थले बढ़ जाते, क्योंकि मुझे पता है हमारे डीएनए में ही नहीं है लड़ाई झगड़ा। हम तो पार्टी करने वाले यार हैं, चूरियां खाने वाले यार हैं, हमने क्या करना है? पता है सबको, इनको सब है में धोखाबाजी। तो कहते साजिद साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। भारत के हवाले से मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा कि भारत ने चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद अब अपना रुख जो है वो सूरज की तरफ कर लिया है और सूरज के राजों को जानने के लिए वहां पे अपना मिशन भेजा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ मैं दो चीजें बताना चाहूंगा भारत के हवाले से, और मैं जी। खास बिलखसूस से ये कहना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तानी बच्चे इसको लाजमी सुने, क्योंकि शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी है आपके लिए। मैं आखिर में बताऊंगा कि मुझे दुख के आप पे क्या दुख है। भारत की ये पिछले 10 दिन के अंदर दूसरी कामयाबी। पहली कामयाबी ये थी कि बहर अहमर जो कि रेड सी है, इस वक्त अमेरिका के वहां पे तीन जो है वो डिस्ट्रॉयर है, शिप है, भारत की 4 है। उनके एक शिप ने जिसका नाम आईएनएस चेन्नई है, उन्होंने एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन, कमांडो ऑपरेशन करके एक जहाज जिसको वहां पे कजाकों ने उसको यरगमाल बना लिया था, जिसका नाम है लेला नॉर्फेक, लाइबेरिया का झंडा था उसके ऊपर, उसको आजाद कराया उन्होंने और उसको इंटरनेशनल बड़ी रिकग्निशन मिली उनको, उनके मुराल उनका मजीद बूस्ट किया, नेशनलिज्म उनका मजीद बूस्ट किया। यहां पे बताना चाहूंगा सोमालियन कजाकी करते हैं और ये $18 बिलियन एक साल का कारोबार है। हूती जो है वो आके यरगमाल नहीं बनाते, वो हमले करके तो तोड़ते हैं शिपों को। इस वक्त वहां पे हालात ये हैं, चाइना और रशिया के और दूसरे किसी मुल्क के शिप को नहीं छेड़ा जाता, सिर्फ जो अमेरिकन जाते हैं या यहूदी जाते हैं शिप, उनको छेड़ा जाता है। एक तो उनकी कामयाबी यही थी जो कि इंटरनेशनल मीडिया पे खबरों की जीनत बनी। उसके बाद आदित्य L1 जो आपने बताया चंद्रयान के बाद उनका प्रोजेक्ट था, जो 4 महीने का फासला तय करके सूरज के ऑर्बिट में पहुंचा है। उस ऑर्बिट को कहा जाता है कि लैग रेंज पॉइंट L1, जिसको L1 जो है उनका ऑर्बिट का उसका नाम है, वहां पे पहुंच गया है। और ये भारत चौथा मुल्क है जिसके पास ये एक्सेस पहुंची है, जिनका ये एक जो सियारा है वहां पहुंचा है। पहले 2 मुल्क कौन से हैं? अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन। चाइना भी अभी तक वहां नहीं पहुंचा। उस ऑर्बिट के अंदर ये 2 साल ये सर्कल करेगा और सूरज की तवानाई के जो शुआएं हैं उनको स्टडी करके डाटा कैलकुलेट करेगा। ये 2 इंटरनेशनल लेवल की खबरें हैं भारत से आई। आप कहां खड़े हैं? जरा मैं कहता हूं जरा नजदीक आ जाए, कान खोल लें जरा। आप वो मुल्क हैं जो छठी सदी की खुलफा राशिदीन का इस्लाम और वो दौर चाहते हैं कि खोतों पे फिरे हम, वहां अभी तक पोलियो खत्म नहीं हुआ। कराची में 4 केस पोलियो के निकले हैं। पूरे मुल्क के अंदर 54 पोलियो के केसेस जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। दुनिया में हर जगह खत्म हो चुका है, हर जगह पोलियो खत्म है। जो कंट्री पोलियो जो जिसको अभी तक हैंडल नहीं कर पा रहा, उसने क्या करना है? सर्वाइव कर। आप दुनिया के नक्शे पे रहने की सलाहियत रखते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। सलाहियत रखते हैं कि आप दुनिया के नक्शे पे आपका कंट्री होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए? मेरे साथ डिबेट करनी तो कर लें आप। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, यू डोंट फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ अ कंट्री और अ नेशन। आपका बॉर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट की कोई रिट मौजूद नहीं है, आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बलूचिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, ईरान की करेंसी चल रही है ओपनली। जब दिल करता है टीटीपी और आपके इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान अंदर आके लोगों को मार के निकल जाती है। हाउ कैन यू से दैट यू आर कोर्ट्स और यू आर अ कंट्री? और अदालतों की हालत आप देख लें, सारा दिन वो सियासी केस सुनते हैं। लाहौर की आप देख लें अदालत, आप इस्लामाबाद की अदालत देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें अपनी, और लोगों को पता होता है, बेंच देखकर उनको पता चल जाता है फैसला क्या आना है। और अपनी मर्जी के जजों के पास जाके लोग केस लेकर रिलीफ लेना चाहते हैं। कभी पेशावर जाके केस कर लेते हैं, कभी भट्टी साहब के पास लाहौर ले जाते हैं केस।
कभी फलां जज के पास ये थे। ये मुल्क किस तरह चलते हैं? इसको आप मुल्क कह सकते हैं आपके ये मुल्क है और ये सर्वाइव कर पाएगा अगले 5 साल? ये मेरा क्वेश्चन है 23 करोड़ लोगों से जिनको एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं आता। अब एक और अगली बात होने वाली है शाजिया, मैं आखिरी बात यही बताने लगा हूं। अब ये कोशिश की जा रही है, कहते हैं जी कि इस वक्त काजी फैज साहब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको टेलीवाइज करते हैं। कहते हैं जी कौम तो आंखों से अंधी है, जारी बहरी, इंग्लिश तो समझती नहीं है। आप इंग्लिश में प्रोसीडिंग होती है, हालांकि वो भी पूरी नहीं करते, आधी बोलते इंग्लिश, आधी उनके भी मैंने वकील देखे बोलते पूरी इंग्लिश, उनको भी नहीं आती। उनसे अपील की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उर्दू में की जाए। और मैं आखिरी बात बताना चाहूंगा कि उर्दू आपकी जबान नहीं है, यह जबान मुगलों की थी। आप कोशिश करो अपने आप को पहचानने की, तुम हो कौन, कौन हो तुम। मुगलों के नाम रखने से मुगल नहीं बन जाते, अरबियों के नाम रखने से आप अरबी नहीं बन जाएंगे। आप देखो कौन हो तुम, कोशिश करो, अपने लोकल हीरो ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हारे अफगानी भाई अब कहना शुरू हो गए कि अपने नाम अपने खुद लोकल रखो, हमारे नाम इस्तेमाल ना करो। लेकिन यही वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने तालीम से दूरी है, साइंस से बाइकाट है आपका, यही आपका तबाही का बायस बनेगा। और मैं इसी पे आज का सेगमेंट खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच साजिद साहब। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। इस प्रोग्राम पर भी अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दें अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।